वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 18 जून 2020 है, दिन है थर्सडे। इब्राहिम लिंकन कैसे बने? इब्राहिम लिंकन एक लेजेंड कैसे बने? कहने का मतलब ये है, लेजेंड ऐसे बने क्योंकि उनके पास ऐसी कोई खास पॉलिसी नहीं थी। आई नेवर हैड ए पॉलिसी, आई हैव जस्ट ट्राइड टू डू माई वेरी बेस्ट ईच एंड एवरी डे। जो भी वो करते थे, उनका जो भी काम था, वो बेस्ट तरीके से हर रोज़ कल जो किया था उससे आज थोड़ा बेस्ट करने की कोशिश, काइजन, यानी कि अपने आप को हर रोज़ इम्प्रूव करना। और ऐसे ही करते करते इब्राहिम लिंकन जो हैं वो इब्राहिम लिंकन बन गए। इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि इब्राहिम लिंकन एक लेजेंड बन गया। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आई क्योंकि टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स बोथ प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 20 जून 2020 तक EMI की ऑफर भी अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में एक यूनिटी, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। डिसऑर्डर एट द बॉर्डर और एनिमी इनसाइड गेट्स, ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं ये इंडिया चाइना के ऊपर हैं। एनिमी इनसाइड गेट्स जो है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दिस वन इज फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड-19, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है सैयद अकबरुद्दीन साहब ने। सैयद अकबरुद्दीन साहब जो हैं वो पहले हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन थे। उसके बाद वो हमारे भारत को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करते थे। आई थिंक वो कुछ टाइम पहले ही रिटायर हुए हैं। और लास्ट में एक आर्टिकल है मैटरनल हेल्थ मैटर के बारे में, और फिर कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली, हम सब जानते हैं कि हमारे बड़े शहरों की सिचुएशन क्या है। 4 मार्च 2020 को दिल्ली में सिर्फ एक ही कोरोना वायरस का केस था। 4 महीने के बाद जून 16 में हमें देखने को मिलते हैं 44,688 पॉजिटिव केसेस और 1,837 लोगों की मृत्यु हो चुकी है हमारे नेशनल कैपिटल में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। एक प्रोजेक्शन ये भी बताया जा रहा है, एक प्रेडिक्शन है कि जुलाई के एंड तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली में 5.5 लाख जितने, यानी कि 5,50,000 जितने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। एज वी ऑल नो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी कैपेसिटी मैक्स तक वो पहुंच गए हैं। हमारे देश की बात छोड़िए, USA, इटली, जो दूसरे ऐसे देश हैं जिनकी मेडिकल सर्विसेज हमसे कई गुना ज़्यादा हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा फंड वो देते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, उनकी जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई। तो हमारी हॉस्पिटल्स, हमारे जो नेशनल कैपिटल के हॉस्पिटल्स हैं, वो तो एक लंबे टाइम से ब्रेकिंग पॉइंट्स तो को टच कर गई है। अब जो भी हो रहा है मीन्स अब हर कोई जो है वो स्ट्रेच हो गए हैं। स्ट्रेच यानी कि थक चुके हैं और जो भी वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमें हिम्मत नहीं हारनी है। दैट इज़ द मेन मैसेज हियर, राइट। हो सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हो, हमारी शायद थोड़ी गलतियां भी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ जाए और हार मान लें। ऐसी सिचुएशन में एक आशा की जो किरण हमें नज़र आ रही है वो ये है यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली। अमित शाह और अरविंद केजरीवाल के बीच में डिस्कशन हुई। मैंने इससे पहले की न्यूज़ आइटम्स में डिस्कशन किया था हमने कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है अमित शाह ने, होम मिनिस्टर ने, और होम मिनिस्टर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, CM और दूसरे ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ भी एक मीटिंग की थी। तो फिलहाल आप गवर्नमेंट और BJP सेंटर के बीच में एक कम्राडरी या फिर एक प्रकार की नई पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स ये पार्टनरशिप कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं होगी, दिस विल बी ए शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप, लेकिन ये एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कल प्राइम मिनिस्टर के न्यूज़ को हम देख रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो कल का हमारा डिस्कशन है उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब कोविड-19 के बारे में, भारत के बारे में डिस्कशन होगी,
भारत का ये जो कोविड-19 वाला एपिसोड है वो जब भी डिस्कस होगा तब एक चीज़ उन्होंने बताई कि हर कोई याद करेगा, और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो एक फ्रेंडशिप है, जो एक पार्टनरशिप है, जो एक मिलकर काम करने की क्षमता है, इसकी प्रशंसा हर कोई करेगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। सो अच्छी बात है, ये एक मैच्योरिटी दिखाई है दोनों पार्टीज़ ने, और इससे किसकी मदद होगी, किसको फ़ायदा होगा, दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के जो सिटीजन्स हैं, उनका ही फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, पेशेंट्स को केयर देने से कुछ जगहों पर मना किया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल जो हैं वो काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव हैं, 10 लाख 15 लाख अलग अलग न्यूज़ आइटम्स में अलग अलग आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर कई जगहों पर मीन्स केसेस कम करने की बात थी। फिर इससे पहले की हमारी डिस्कशन, जो न्यूज़ आइटम्स हमने डिस्कस की थी, उसमें आपको याद दिलाना चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली सरकार का जो एक डिसीजन था कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस को टेस्ट नहीं किया जाएगा तो उसको बंद करवा दिया था। मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको ओवररूल कर दिया, बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें टेस्टिंग जो है उसको एक्सपांड ही करते जाना है। दिल्ली एक चीज़ में फेल हुआ है और वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिपेयर्डनेस। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हमने इम्प्लीमेंट किया, लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त का जो लॉकडाउन था, तो ये लॉकडाउन इसीलिए था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बूस्टअप कर सकें, लेकिन दिल्ली जो है अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं कर पाया है। A new 6-member advisory committee of eminent experts has been constituted to advise Delhi Disaster Management Authority DDMA को एडवाइस देने के लिए एक 6 लोगों की एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी जो है, जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, तो ऐसी एक कमेटी को भी गठित किया गया है। आपके लिए एक प्रश्न है कि DDMA जो है इसके चेयरमैन कौन होते हैं? Who is the chairman of DDMA, that is Delhi Disaster Management Authority? Stick your answer in the comment section. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो लोकल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, उनको भी एम्पावर किया है। अगर कोई रोड के ऊपर थूकेगा या फिर दूसरे कोई ऐसी चीज़ें, मास्क यहाँ वहाँ फेंका, तो 500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक का फ़ाइन जो है वो किया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो इसके ऊपर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोर दिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, डॉक्टर एस जयशंकर टू व्यांगी। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है यांग यी। दोनों लीडर्स के बीच में एक डिस्कशन हुई, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और एक कॉन्फ्रेंस हुई, और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे एस जयशंकर साहब ने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का, स्ट्रॉन्ग टोन का इस्तेमाल करते हुए बताया है कि 6 जून की बात है कि 6 जून को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के बीच में एक समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के हिसाब से बेसिकली धीरे धीरे करके चीज़ें जो है उसको हमें शांत करते जाना है, और जो ट्रूप्स हैं उनको हटाने की बात थी। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी 6 जून को, तो फिर 15 जून को आपने हमारे ऊपर अटैक जो है वो क्यों किया? आपने, यानी कि आपकी जो आर्मी है, उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर अटैक किया है। पहले तो आप हमारे गलवान वैली जो हैं वहाँ पर आपने स्ट्रक्चर को इरेक्ट करने की शुरुआत कर दी। 6 जून को जो डिस्कशन हुई थी, इसमें डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी। लेकिन देखिए दूसरी तरफ चाइना ने क्या किया, कुछ दिनों के बाद वहाँ पर गलवान वैली में जो भारत के साइड में है, तो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट करने की शुरुआत कर दी। तो इससे नेचुरली भारत जो है वो नाराज़ होने वाला है, और अचानक से उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी और हमारे ऊपर एक प्रकार का असोल्ट करने की, हमारी ऊपर वायोलेंस करने की शुरुआत कर दी। ऑफ कोर्स भारत सरकार ने, और व्हेन आई से भारत सरकार, आई एम टॉकिंग अबाउट, इग्नोर भारत सरकार, इंडियन आर्मी, राइट, दैट इज़ द राइट वर्ड। इंडियन आर्मी ने बी फिटिंग रिप्लाई भी दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी यहाँ पर कैजुअलिटी हुई है, उनकी भी कैजुअलिटी का आंकड़ा जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कितने ज़्यादा लोगों मीन्स कितने ज़्यादा लोग उनके मर गए, कितने हमारे लोग शहीद हो गए, दैट इज़ नॉट द पॉइंट, राइट। ये कोई मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और उनके 40 जवान शहीद हुए हैं तो फिर हमें ये एक हमारे लिए खुशी का मौका है। नो प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हमें अटैक नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो किया वो गलत किया,
6 जून को हमने डिस्कशन की थी कि सारी चीज़ें हम डी एस्केलेट और डिसंगेज करेंगे, और फिर वो बाद में ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने लगते हैं तो नेचुरली चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएगी। और डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ये भी बताया है कि ये जो चीज़ हुई है इसकी वजह से द्विपक्षीय संबंध के ऊपर एक बहुत गहरी चोट, एक सीरियस इम्पैक्ट इसकी हमें देखने को मिलेगी। He said the need of the hour was the Chinese side to reassess its action and take corrective steps. उन्होंने बताया कि अभी क्या करना चाहिए चाइना को, अपनी जो भी एक्शन उन्होंने ली है उसको देखें, रीअसेस करें और राइट स्टेप्स उठाएं। उन्होंने ये भी बताया कि जो ट्रूप्स हैं, हमारे सोल्जर्स जो हैं दोनों साइड से, उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इसके साथ जुड़े हुए जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना होगा, और ऐसा कोई भी स्टेप हमें नहीं उठाना चाहिए दोनों देशों को जिससे चीज़ें जो हैं वो और ख़राब हो जाए। तो बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत ही अच्छी तरीके से एस जयशंकर साहब, या फिर आप कह सकते हैं भारत ने अपने पॉइंट्स जो हैं चाइना को बता दिए हैं। ये इंसिडेंट हुआ कहाँ पर? इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर गलवान वैली में। लेट मी ज़ूम इट अप फॉर यू गाइस। तो एज यू कैन सी हियर, ये रहा वो पॉइंट, राइट, गलवान वैली जो है यहाँ पर हुआ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ तो शेयर करना चाहूँगा कि आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी लेंथ है 3,488 किलोमीटर्स। 3,488 किलोमीटर लंबी LAC है। तो यू कैन इमेजिन कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर उनका एक अपर हैंड है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा अपर हैंड है, यानी कि हम वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। बैटल कैजुअलिटीज़ की बात करें तो सो फार हमारे 20 जितने सोल्जर्स, 20 सोल्जर्स, नॉट 20 जितने, प्रिसाइसली 20 इंडियन सोल्जर्स जो हैं उन्होंने देश की रक्षा करते हुए प्राण की आहुति दी है। और 1975 के बाद फर्स्ट ऐसी कॉम्बैट की वजह से एक बैटल कैजुअलिटी हमें देखने को मिली है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड चाइना। और गलवान वैली में जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद पहली बार इतने लेवल पर हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। द ब्रुटैलिटी ऑफ द क्लैशेस विद सीवियर इंजरीज एंड डेथ इनकर्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो शॉट्स वेयर फायर्ड। एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गोलीबारी हुई है, हाथापाई हुई है, और इस हाथापाई में 20 इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए हैं। The deaths occurred when the two armies had agreed to disengage and de-escalate। जो मैंने अभी आपको बताया, जो यहाँ पर ये बेसिकली ये एक एडिटोरियल नहीं था, मैं शायद आपको बताना भूल गया, ये एडिटोरियल नहीं, ये न्यूज़ आइटम है। मैंने जानबूझकर ये न्यूज़ आइटम यहाँ पर रखी थी क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स समझे बिना आप इस एडिटोरियल को शायद अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। तो अब आपको पता चल गया कि एक तरफ ऑलरेडी हमने आर्मी ने बात की थी, दोनों आर्मीज ने बात की थी डिसंगेज और डी एस्केलेशन की, और दूसरी तरफ ये चीज़ हमें देखने को मिली। चिंता का विषय जो है भारत के लिए वो ये भी है कि अब चाइना ने एंटायर गलवान वैली के ऊपर, ये पूरा जो गलवान वैली का एरिया है, इस पूरे एरिया में चाइना ने ये बता दिया है कि वो उनका है। अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी चाइना ने यहाँ पर क्लेम की है। दूसरी चीज़ देखिए चाइना की, जो एस जयशंकर साहब की यांग यी के साथ बात हुई, तो यांग यी कहते हैं कि भारत के उन सारे सोल्जर्स को आप पनिश कीजिए जो LAC को क्रॉस करके चाइना की तरफ आए थे। रियलिटी ये है कि वो लोग क्रॉस करके यहाँ पर आ रहे हैं। जो एरिया, ये फिंगर्स एरिया है, फिंगर्स एरिया 4 से लेकर 8 जो हैं, तो इसमें कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो लंबे टाइम से भारत संभालते आया है, कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो मैं आई विल टेक यू थ्रू इट। जो नेक्स्ट हमारा ये हिंदुस्तान टाइम्स का जो एडिटोरियल है, तो उसमें हम इस फिंगर्स एरिया के बारे में भी बात करेंगे। आई विल टेल यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वे सारा एरिया जो हम कंट्रोल करते थे, उन सारे एरियाज में आप पहुंच गए हैं, और अब आप बता रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए सोल्जर्स के ऊपर। दिस इज़ रिडिक्यूलस। और भारत ने बता दिया, ऑफिशियली ही बताया है कि ये प्री मीडिएटेड और प्लान्ड एक्शन था, कि आपने जो चीज़ की है यहाँ पर कोई ऑल ऑफ द सडन ऐसा नहीं हुआ है कि बातचीत हुई और वो जो दो लोगों के बीच में झगड़े की शुरुआत होती है बातचीत से और फिर ऑल ऑफ द सडन हाथापाई की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा नहीं हुआ। आपने तो हमें बताया कि बातचीत करेंगे, लेकिन आपका तो ऑलरेडी प्लान था कि हमारे ऊपर आपको इस प्रकार से अटैक करना था, ऐसा भारत ने बता दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। उन्होंने बताया है कि
भारत जो है वो एक बी फिटिंग रिप्लाई देने की क्षमता है हमारा देश में, और जो हमारे जो शहीदों ने या फिर जो हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने देश के लिए जो प्राण की आहुति दी है, तो उनकी ये जो उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, राइट, ये भी उन्होंने बताया है। तो दैट्स ए मीन्स डायरेक्टली हमारी टॉप लीडरशिप जो है पिरामिड के राइट टॉप में से एक आवाज़ आ रही है, तो दिस इज़ वेरी एनकरेजिंग। गवर्नमेंट को अब एक थरो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, राइट, कि गलवान क्लैश जो है वो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, और क्यों हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी जान चली गई। ये सारी चीज़ों के बारे में एक थरो इंक्वायरी होनी चाहिए, और देश को भी बताना चाहिए कि क्या एक्चुअली रियलिटी जो है वो वहाँ पर क्या चल रही है। लोगों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस यानी कि लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, ऑपोजिशन पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तो इसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनिमी इनसाइड गेट्स, एनिमी इनसाइड गेट्स जो हैं ये अगेन सेम टॉपिक हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। गलवान वैली के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि पूरा जो गलवान वैली का एरिया है उसके ऊपर चाइना अपना क्लेम फ़िलहाल कर रहा है, और भारत तो एक ही चीज़ चाहता है कि जो प्री अप्रैल स्टेटस था, अप्रैल 2020 से पहले जो सोल्जर्स जहाँ पर खड़े हुए थे, वो चीज़ें जो हैं जो बैक टू नॉर्मल हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वही चीज़ भारत एक्सेप्ट करेगा, उससे कम कुछ भी नहीं। जो मैंने आपको बताया कि फिंगर 8 वाला एरिया, तो फिंगर 8 जो हैं, जो चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ पर रहते थे, वहाँ तक रहते थे, और फिंगर 4 जो हैं वहाँ तक इंडियन ट्रूप्स रहते थे। तो ये है एक लाइन बेसिकली जहाँ पर इंडियन ट्रूप्स रहते थे। आज सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो लोग ये फिंगर 8 को क्रॉस करके फिंगर 4 तक पहुँच गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ बीन इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ रिगार्डिंग द सिचुएशन, जो मैंने इससे पहले की एडिटोरियल में अभी बताया कि इकोनॉमिकल विद ट्रूथ, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो पास नहीं की है। सेम थिंग गोज़ विथ मीडिया एज वेल। ऐसा लग रहा है कि मीडिया भी जो गवर्नमेंट बता रही है वही सारी चीज़ें हमें रिपीटेडली दिखा रही है। तो एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, रियलिटी के बारे में हमें पता चलना चाहिए। एक चीज़ और है कि अब दोनों देश जो हैं वो एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में आ चुके हैं। अनचार्टर्ड यानी कि अब पता नहीं कि आगे क्या होगा, राइट, मीन्स ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और ये चीज़ जो है वो यही याद दिलाती है कि कारगिल में क्या हुआ था, तो कारगिल जो युद्ध हो गया था, तो ऐसा ही क्या युद्ध होगा, नहीं होगा। ऑफ कोर्स युद्ध ना हो यही दोनों देशों के लिए अच्छी बात है, लेकिन यू नेवर नो, चीज़ें जो हैं वो कैसे कभी भी कंट्रोल के बाहर जा सकती हैं। अगर डिस्कशन एक तरफ चलती रही और दूसरी तरफ उस डिस्कशंस के रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुए, तो फिर युद्ध की स्थिति जो है वो हो सकती है। एक और चीज़ है जो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन या फिर पैराग्राफ ऑफ टुडेज डिस्कशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की डिस्कशन का, कि लद्दाख में जो इवेंट्स हुए हैं इससे ये पता चल गया है कि डिप्लोमेसी जो कूटनीति है उसमें आपकी पर्सनल केमिस्ट्री कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, दो नेताओं के बीच में हैंडशेक्स हों, बेयर हग्स हों, वो 2-3 दिन एक दूसरे के साथ इनफॉर्मली डिस्कशन करें, ये सारी चीज़ें एक जगह पर हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर पर्सनल केमिस्ट्री है तो दैट्स ए सॉर्ट ऑफ एडेड एडवांटेज, अच्छी बात है। लेकिन कितनी भी पर्सनल फ्रेंडशिप क्यों ना हो दो नेताओं के बीच में, दो देशों के बीच में, फॉर एग्जांपल नेपाल वाला इश्यू देख लीजिए, राइट। तो नेपाल और भारत के बीच में जो है, भारत की साइज़ बड़ी है, नेपाल की साइज़ छोटी है, लेकिन फिर भी नेपाल ने जो किया है तो उन्होंने हिम्मत दिखाई है। शायद चाइना का सपोर्ट है इसलिए उनके अंदर ये हिम्मत आ रही है, वी डोंट नो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल, राइट। यहाँ पर लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नेपाल के लोग जो हैं उनको भारत के प्रति एक रिस्पेक्ट और लव है, एंड सेम थिंग गोज़ विथ इंडिया एज वेल। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। तो साइज डजंट मैटर, इश्यू कितना कॉम्प्लेक्स है दैट डजंट मैटर। दोनों देशों के लोगों के बीच में जो, या फिर खास करके लीडर्स के बीच में कितनी पर्सनल केमिस्ट्री है वो भी साइड में रह जाती हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस जो हैं वो टॉप प्रायोरिटी, या फिर उसका जो एक वेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ लद्दाख के इवेंट में से हमें देखने को मिली है। और इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में, वुहान और मामल्लापुरम की जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उसके साथ भी आज का ये जो पैराग्राफ है उसको आप
ऐड करके या फिर इसको सेंटर में रख के ये सारे इंसिडेंट्स को आप एनालाइज कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सैयद अकबरुद्दीन साहब ने ये आर्टिकल लिखा है. इट्स अबाउट मल्टीलैटरलिज्म पोस्ट कोविड-19. मल्टीलैटरलिज्म की बात करें या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, क्या वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं? नो, बिलो पार, राइट, एवरेज से भी थोड़ा कम परफॉर्मेंस रहा है. यूएसए की बात करें तो यूएसए ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को छोड़ देने की बात बताई, जैसे कि यूनेस्को, फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो जिनीवा में है तो उसमें से भी टाटा बाय बाय कर चुका है यूएसए. तो क्या ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद हो जाएंगे, क्या ये ख़त्म हो जाएंगे अगर बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें से? क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, हिस्ट्री में भी ऐसा हमें देखने को मिला था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े देश जो हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में से निकल गए. लेकिन उस टाइम पर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो शायद बंद भी हो गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. जैसे कि UNIDO, United Nations Industrial Development Organization in Vienna continues despite the withdrawal of USA and many others. बहुत सारे USA और दूसरे देश इसमें से निकल गए, लेकिन फिर भी UNIDO जो है वो चल रहा है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो काफ़ी सारी बातचीत हमें देखने को मिली ड्यूरिंग दिस कोविड-19 एपिसोड, और इसमें से भी USA ने धमकी दी है कि वो निकल जाएगा. फिर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे देश हैं और ज़्यादातर देश जो हैं, भले ही WHO USA को सेटिस्फाई कर पाए या ना कर पाए, उसको डिलाइट कर पाए ना कर पाए, लेकिन छोटे छोटे देश हैं, आइलैंड नेशंस हैं, अफ्रीका के देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको WHO की वजह से मदद मिलती है, WHO से मदद मिलती है, तो वो तो चाहेंगे ही कि इस प्रकार के मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो चलते रहें. सेम थिंग गोज विद अदर इंस्टीट्यूशन, UNIDO या फिर जो भी चल रहे हैं, यूनेस्को एक्सेट्रा, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो चाहते हैं और बहुत सारे देशों को इनसे मदद भी मिलती है. बड़े देश को सेटिस्फाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन छोटे देश जो हैं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल आप तुरंत ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज. छोटे का मतलब यहाँ पर ये है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट साइज कि कितना देश है, कितनी पॉपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर वेल्थ. उनके पास टेक्नोलॉजी, वो कितना डेवलप्ड कंट्री जो है उसको सेटिस्फाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कंपेयर टू अंडर डेवलप्ड कंट्री. तो ये है. दूसरी जो बात है वो ये भी आ रही है इस आर्टिकल में कि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि चाइना, यूएसए जहाँ से निकलेगा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में चाइना वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर देगा, चाइना अपने लोगों को बिठा देगा. आज 4 ऐसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके नेशनल हेड, जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं उनके हेड हैं. लेकिन ये भी बात रियलिटी है कि यूनेस्को का हेड बनने में चाइना जो है वो नाकामयाब रहा. विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनने में चाइना जो है वो नाकामयाब रहा. चाइना का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो पीस कीपिंग में चाइना का कंट्रीब्यूशन है 14%. UN का जो बजट है उसका 10% भी चाइना देता है. तो चाइना पैसे तो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चाइना सिर्फ पैसे देता है तो आप हर जगह पर टॉप पर आ जाएंगे. नो, बहुत सारे छोटे छोटे देश जो हैं, हमें लगता है कि बड़े बड़े देश ही इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं, लेकिन छोटे छोटे देश जो हैं, छोटे देश, मिडिल साइज देश जो हैं, ये सारे देश के लोग जो हैं वो इन सारी मल्टीलैटरल बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, क्योंकि सैयद अकबरुद्दीन साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, और जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि वो भारत को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एक लंबे टाइम से वो इस ड्यूटी पर थे. तो अब ये व्यक्ति आर्टिकल लिख रहे हैं तो ही इज़ टॉकिंग, उनको इन एंड आउट पता है कि कैसे ये इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं. तो मल्टीलैटरल बॉडीज़ जो हैं इसमें स्मॉल और मिडिल स्टेट्स के लोग जो हैं यहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं, और बदलाव जो हैं वो इसीलिए नहीं होता है, मीन्स मल्टीलैटरल बॉडीज़ को हमें मीन्स चेंज करने की आवश्यकता है, इसमें एक बदलाव की आवश्यकता है. ये बदलाव इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है. मल्टीलैटरल जो आर्किटेक्चर है, मल्टीलैटरल जो ऐसा इंस्टीट्यूशंस है, उसमें स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोसेसेस, लेट मी थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस थिंग, प्रोसेसेस और रिजल्ट के बीच में डिफरेंस क्या है. मान लीजिए कि आपने कोई प्रोटोकॉल बनाया है कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 ही होगा, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 और उसके बाद 4, और तब जाकर ही स्टेप 5 तक आप जा सकते हैं. अब ये जो 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5 ये स्टेप्स हैं, ये आपकी हो गई प्रोसेस.
अब ये प्रोसेस कितनी भी अच्छी हो बुरी हो, इट डजेंट मैटर, रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। अब अगर ये प्रोसेस को पूरा फॉलो करें और रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा लेकिन बहुत ही लेट मिलेगा, या फिर जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। और एक दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली 1 से लेकर 5 तक पहुंच जाइए, इग्नोर दिस 2, 3 एंड 4, डायरेक्टली आप 1 से 5, ये भी हो सकता है। लेकिन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ अलाउड नहीं है, आपको 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 से होते हुए ही 5 तक पहुंचना है। आई होप ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसेस जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है रादर देन फंक्शन के। ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ जो है वो क्या है, उसके कंपैरिजन में प्रोसीजर्स और इन सारी चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इसकी वजह से ऐसे इंस्टीट्यूशंस को चेंज करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर प्लूरीलैटरल और मिनीलैटरल्स, इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम समझें, आम भाषा में समझें, तो मिनी लैटरल्स यानी कि छोटे छोटे देश जो हैं अब उनका भी वेट जो है वो मिलकर समझ गए हैं कि अब मिलकर हमारा वेट जो है वो हमें डालना है, तो वो यही कर रहे हैं, एक साथ मिलकर वो अपनी आवाज़ जो है वो बढ़ा रहे हैं। पहला ऐसा था कि बड़े बड़े देश जो बताते थे वही छोटे देश करते थे, लेकिन आज सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है। तो अनलाइक इन अदर रिम्स वेयर क्वांटम लीप्स आर कॉमन इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, इंक्रीमेंटलिज्म पेज डिविडेंड। इसका मतलब ये है कि दूसरी जगहों पर जो मैंने आपको स्टेप 1 से 5 बताया, तो ऐसे बड़े बड़े जंप्स आप लगा सकते हैं, लेकिन मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके आपको चीज़ों को बहुत ही धैर्य के साथ चीज़ों को बदलना होगा। 7 डेकेड्स यानी कि 70 ईयर्स लग गए हमें। आपको पता है कि 2 साल पहले की बात है जब यूके और इंडिया दोनों आमने सामने थे एक वोटिंग सिस्टम में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे एक जज को हम अपॉइंट करना चाहते थे, इलेक्ट करवाना चाहते थे, और यूके भी ये चाहता था। तो 70 ईयर्स के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि यूके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर जो है वो इलेक्शन हार गया। मसूद अजहर को हम टेररिस्ट डिक्लेयर करवाना चाहते थे, 10 साल लग गए। तो बॉटम लाइन यही है कि धैर्य के साथ हमारा जो भी एजेंडा है, हम जो भी चाहते हैं उसको टेबल के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हमें बड़े बड़े मीन्स छोटे छोटे स्टेप से ही मल्टीलेटरलिज्म जो है वो चेंज होता है। मूविंग ऑन टू मैटरनल हेल्थ मैटर्स, दुखद बात है कि बहुत सारी महिलाओं के बारे में हमने न्यूज़ पढ़ा कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, एक हॉस्पिटल से दूसरी जगह पर, राइट, प्राइवेट में गई, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई। और नोएडा वाला ये केस काफ़ी फेमस हुआ कि एक प्रेग्नेंट महिला जो है उनकी एम्बुलेंस में मृत्यु हो गई, क्योंकि एक हॉस्पिटल में ये बताया कि वहाँ पर जाइए, फिर वहाँ पर जाइए, तो ऐसे ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है। जब सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस किया तब क्या सरकार ने उन सारी महिलाओं के बारे में सोचा जो जिनकी ड्यू डेट बहुत ही नज़दीक में थी। एक लंबा वक्त लगा है हमें, एक ये जो आंकड़ा हमारा है मैटरनल मोर्टालिटी रेट 2011-13 में 167 था। 1 लाख बर्थ में 167 महिलाओं की मृत्यु होती थी। ये आंकड़ा हमने 122 तक पहुंचाया 2017 में। और आपको लगेगा कि 67 और 22 बस इतना ही, लेकिन कितनी सारी चीज़ें, आप कितने सारे एफर्ट्स, कितना सारा इन्वेस्टमेंट, अवेयरनेस और कितने लाखों लोगों की मेहनत से ये आंकड़ा हम अचीव किया है। इस आंकड़े को ऐसे ही बर्बाद हम करने नहीं दे सकते, राइट। ये जो 12 वीक्स हैं, तो इस 12 वीक्स में अप्रोक्सीमेटली 9 लाख प्रेग्नेंट महिलाएं, और उनमें से 15% उनके जो लगभग 9 लाख के 15% ऑफ 6 मिलियन होते हैं, या 9 लाख महिलाएं जो हर साल बर्थ देती हैं। तो इनको ट्रीटमेंट में काफ़ी एक दिक्कत का सामना करना पड़ा है। उनको जो ट्रीटमेंट मीन्स बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ा। कुछ नियम ऐसे बनाए थे सरकार ने कि कोविड-19 की टेस्ट के बाद ही आप मैटरनिटी वार्ड में महिलाओं को एंट्री करने दे सकते हैं, लेकिन लेबर क्या आपकी टेस्ट की राह देखेगा? लेबर पेन जो है वो इट विल नॉट वेट फॉर योर ये मेडिकल टेस्ट कि कोविड-19 पॉजिटिव है नेगेटिव। तो शायद सरकार ने इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो उनको परेशानी, और इनफैक्ट बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु भी हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, जैसे मैंने इससे पहले न्यूज़ आइटम्स ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर ली है इस चीज़ के बारे में, कि भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के
महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि उन्होंने जो बलिदान दिया है तो हम बी फिटिंग रिप्लाई, और उनका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो दिस इज़ वेरी एश्योरिंग। वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, आर्मी जनरल ने, हर किसी ने ये जो हमारे शहीद हैं, तो हमारे जो सोल्जर्स हैं, उनके सेक्रीफाइस को नमन किया है। चाइनीज़ कैजुअलिटी का रिपोर्ट ये आ रहा है कि चाइना में ये जो LAC में इश्यू हुआ तो हमारे 20 और चाइना के 40 जितने जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो मीन्स ये आंकड़ा सुन के बहुत सारे लोग खुश होंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट राइट। उनका भी नुकसान हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है, और उनके 40 सोल्जर्स को मार देने से क्या हमारे 20 सोल्जर्स वापस आ जाएंगे? नो। तो आई एम नॉट सेइंग कि हमें यहाँ पर वो अटैक करते रहे और हमें हमारा गाल जो है वो उनको देना कि आप हमें इस गाल के ऊपर भी थप्पड़ मारिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है कि शुरुआत जो है वो चाइना ने की। लद्दाख बॉर्डर सिचुएशन, राजनाथ सिंह साहब ने बताया कि इसका रिव्यू किया जा रहा है। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के सेलिब्रेशन के लिए 75 मेंबर की ट्राई सर्विस कंटिजेंट को भारत ने रशिया में भेजा है। हमारे यहाँ पर भी विक्ट्री परेड जो है वो की जाएगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर भारत इजीली इलेक्ट हो जाएगा, और 2021 से 2 सालों के लिए हमारी ये नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर हम एंटर होंगे। वीट प्रोक्योरमेंट का जो रिकॉर्ड है वो भारत सरकार ने तोड़ दिया। 382 लाख आज तक का सबसे हाई रिकॉर्ड ये है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।